तो हम कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमने कल पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी, राइट। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, नाम में ही डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल रहा होगा उनके वजह से ही चार्ज मूव कर रहा होगा, क्योंकि पूछना चाहिए ना। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो था 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो 5 वोल्ट था। तो आप मुझे बताओ क्या होगा, कौन कहां से कहां मूव करेगा? सर ए टू बी। वेरी गुड, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ चार्ज मूव करता है। मान लो ना, जैसे एक हाइट पर है एक बॉडी, और एक बॉडी नीचे, उसकी हाइट कम है। अगर मैं एक बॉल को रोल करूं तो ऑब्वियस ही बात है, बॉल कहां से कहां आएगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? जल्दी बोलो, बॉल कहां से कहां रोल कर जाएगी? और ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे। हमेशा यही होता है, जो भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं या जो भी हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा। और किसका मूवमेंट होगा? ऑब्वियस ही बात है, पोटेंशियल की तरफ किसका मूवमेंट हो रहा है? चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ना, हाँ या ना? और ये मूवमेंट कब तक रहेगा? ये मूवमेंट कब तक रहेगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये मूवमेंट कब तक रहेगा? ये जो चार्ज है, जब तक वो एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाए। नहीं, एंड पॉइंट तक तो, ये तो 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये तो एंड पॉइंट तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन कब तक चलती रहेगी ये कहानी, ये बताओ। सर जब तक 10 वोल्ट धीरे धीरे 5 वोल्ट नहीं हो जाता। वेरी गुड, जब तक दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल एक जैसा नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल जब तक एक जैसा नहीं होगा तो ध्यान रखना, कभी तब तक चार्ज मूव करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो चार्जेस का मूवमेंट है, ये लिख सकते हो आप लोग, चार्ज जो है वो मूव तब तक करेगा, जब तक दोनों टर्मिनल्स, जब तक दोनों टर्मिनल्स या दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है ना, हम कहते हैं वो बैटरी, वो सेल खराब हो गई। समझ आ रही है? बैटरी और सेल का खराब होना या काम करना बंद कर देना कब होता है? बैटरी और सेल वर्क करना स्टॉप कब कर देती है? अब आपको उसका आंसर पता है, बताओ क्या आंसर है? बैटरी और सेल वर्क करना कब कम कर देती है? जल्दी बोलो। जब उनके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अब ये बैटरी काम करना बंद कर चुकी है। क्या मेरी बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखो जरा। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, a charge of 5 coulomb is taken from point A to point B in electric field having 10 volt and 3 volt potential respectively. Calculate the work done. हमें वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस में। जल्दी से 1 मिनट दिया करने के लिए आप लोगों को, क्विकली करिए। So 35 joules. बाकी लोगों को क्या आ रहा है? जल्दी बोलिए, बाकी लोगों को क्या आ रहा है? 35 ही आ रहा है सभी का? यस सर। कैसे किया 35? बताओ पहले जल्दी से मुझे एक बार।
आपने लिखा होगा V निकाला होगा पहले। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकालोगे? पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, हाँ या ना? कितना है पोटेंशियल ऑफ A? 10। कितना है पोटेंशियल ऑफ B? 3। कितना आ गया? 7 वोल्ट आ गया। आ गया। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W की वैल्यू कितनी है? वर्क डन की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? W इज इक्वल टू हो गया V इंटू Q। What is the value of V? 7. What is the value of Q? 5. W कितना आ गया? 35 जूल। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलो। यस सर, आ गई। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जल्दी से लिखो फटाफट। कह रहा है calculate how much potential difference will be produced. आसान सा क्वेश्चन है। Calculate how much potential difference will be produced if 250 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to other terminal। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए कितना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा अगर हम 250 जूल वर्क डन कर रहे हैं 20 कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए। जल्दी करिए, 30 सेकंड्स दिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्विकली जल्दी, 30 सेकंड्स में इसका आंसर आना चाहिए। सर 12.5 वोल्ट। माही, अश्विना, हर्ष। 12.5 आ गया। माही आपका आया बेटे? नो सर, ये वाला नहीं आया। माही क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रही हो। 12.5 आ गया। 12.5 करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, आप ये पढ़ना सीखो माही। आपको मुझे लगता है ये चीज समझ नहीं आती। ये क्या दे रखा है आपको? 250 जूल दिया हुआ, यानी क्या दे दिया? वर्क डन दिया हुआ है आपको, है ना। W की वैल्यू कितनी है? 250 जूल। रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कितना? 20 कूलम। कूलम मतलब क्या दे दिया? Q दे दिया आपको। कितना है? 20। पूछा क्या है आपसे? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है। आपको फॉर्मूला आता है माही? यस सर। क्या है फॉर्मूला, बताना जरा एक बेटे। V is equals W अपॉन Q। अब तो मुझे लगता है कर पाएगी बेटा, डिवाइड ही करना था खाली। यस सर। फॉर्मूला याद नहीं कर रही हो और उसको खाली अप्लाई नहीं कर रही हो, तो सिंपली इंग्लिश है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये कितना हो गया? 12.5 वोल्ट। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर आ गई। हेलो सर। जी हेलो सर, कोई हर्षदीप सर कह रहे हैं, वो सुन नहीं पा हाँ, रहा मेरी सर। बेरी हो गई उससे बात बेटा, मैंने कहा दोबारा ज्वाइन कर लेगा। ओके। अब आगे सुनिए एक बार, अगर ये क्लियर हो गया तो। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसमें एक चीज बताओ मुझे। अभी जैसे हमने पढ़ा कि बैटरी जो होती है, अगर मैं आपसे बोलूं 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए कर दोगे ना? यस सर, कर दूंगा। सभी लोग कर पाएंगे? कल मैंने बताया भी था 1 वोल्ट कब होता है। 1 वोल्ट क्या चीज होती है? सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.11 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव विद चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। ये लिखा था हम लोगों ने कल। यस सर। तो अब कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं आप लोगों को, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। याद रखना, क्या नाम है डिवाइस का? नाम पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक वो डिवाइस है जो क्या नापती है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापती है। इसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम क्या लगाते हैं? आसान तरीके से बात करें तो वोल्टामीटर।
वोल्टामीटर वो डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, आप याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी यूज वोल्टामीटर, और वोल्टामीटर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। अब ये लगती कैसे है, ये हमेशा सर्किट में, अभी क्या होता है बताऊंगा सर्किट क्या होता है, ये हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। कहाँ कनेक्ट करते हैं इसको, पैरेलल में कनेक्ट होती है, ये आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है पैरेलल में। और कल एक चीज और पढ़ रहे थे हम लोग, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग, करंट होता है एम्पियर में, है ना, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। ये क्या मेजर करती है, ये करंट को मेजर करती है। ये क्या मेजर करती है, एमीटर आपका करंट को मेजर करती है। और ये हमेशा एमीटर कहाँ लगाया जाता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। किसके, सीरीज में विद द सर्किट, सीरीज में विद सर्किट इसको हम लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलो। Yes, करंट Yes, सीरीज sir. क्या लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है एमीटर को। और ये हमेशा हमेशा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को दोनों को, पोटेंशियोमीटर का भी और एमीटर का भी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा। वाई पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर, वाई वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हालांकि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है बताना पड़ेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आता है। इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा क्यों होता है कि आपका वोल्टामीटर तो पैरेलल में है, लेकिन एमीटर जो है वो सीरीज में क्यों कनेक्टेड होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका एक ही आंसर है, वोल्टामीटर जो होता है आपका, इसकी खुद की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। इसका आंसर याद रखिएगा, एज वोल्टामीटर itself has very high resistance, therefore it is connected in parallel so that total resistance, अभी सारी चीज पढ़नी पड़ेगी हमें, so that total resistance of circuit should not increase। अभी सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होता है, सर्किट क्या होता है बताना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आता है, शुड नॉट इंक्रीज। इसलिए वोल्टामीटर को हम पैरेलल लगाते हैं, और एमीटर को क्यों लगाते हैं सीरीज में, इसका जस्ट उल्टा कर देना, एज emitter has low resistance, therefore it is connected in series with circuit। जबकि पोटेंशियल वोल्टामीटर में क्या था, उसकी खुद की रेजिस्टेंस क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए उसको पैरेलल में लगाते थे। अब ये क्या होती है कंसेप्ट, ये अभी बताऊंगा आपको। पहले मुझे बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को, आपको वोल्टामीटर का फंक्शन समझ आ गया, वोल्टामीटर कहाँ लगाया जाता है समझ आ गया, वोल्टामीटर क्यों पैरेलल में लगाते हैं ये समझ आया, हाँ या ना, प्लीज रेज योर हैंड। यस सर, आ गया। इसके अंदर इन्वॉल्व जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, अब वो धीरे धीरे आगे आती जाएंगी। मीनवाइल अभी तो मैंने जो लिखा है, हाँ बोलो हर्षदीप, बोलो हर्ष। सर एक बार और बता दो सर, मैं फिर बताता आवाज हूँ। नहीं आ रही थी मैंने कहा बेटे, सर, एक बता रहा हूँ, मैंने कहा कि बार जब, और बता दो आपने। हाँ बता रहा हूँ बेटा, मैंने कहा कि हम वोल्टामीटर को हमेशा पैरेलल में क्यों लगाते हैं। उसका कारण है कि जैसे ही आप वोल्टामीटर को पैरेलल में अप्लाई करते हो, तो इसकी खुद की रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से आप इसे सीरीज में नहीं लगा सकते। अब आपके लिए तो सीरीज भी नया टॉपिक है, पैरेलल भी नया टॉपिक है, रेजिस्टेंस भी नया टॉपिक है। अभी के लिए बस ये बात याद रखो कि वोल्टामीटर को इसलिए कनेक्ट नहीं करते हम सीरीज में, क्योंकि अदरवाइज पूरे सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगी।
और एमीटर को हम क्यों नहीं लगाते पैरेलल में, क्योंकि एमीटर की पहले ही रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, अगर लगा दिया पैरेलल में तो बिल्कुल ही मार्जिनल वैल्यू आएगी, करंट के अंदर एम्बिग्युइटी आ जाएगी, यानी कुछ चेंज आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अब धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे आते हैं जिन टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जैसे सर्किट क्या होता है, जैसे पैरेलल क्या होती है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा भी आज करने के लिए भी, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को टच करने से पहले मैं आपको बता दूं एक टर्म जो आप लोग को आनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है, कोई जानता व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? कोई जानता व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? क्विकली। अरे सुना है कभी आज तक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? Yes, sir. क्या It होता is है? combination of battery wire switches. हाँ, किस लिए, पर्पस क्या होता है उसका? हाँ, इसका पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का? देखो, अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन कहूं ना, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है। कीवर्ड याद रखना, पहला कीवर्ड क्या है? क्लोज्ड पाथ। किसका क्लोज्ड पाथ? तार लगी हुई है इसके अंदर, यानी कि वायर्स हैं। और क्या क्या प्रेजेंट है? वायर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, डिवाइसेस कह लो, इक्विपमेंट कह लो, एक ही बात है। जैसे बल्ब लगा हुआ है, की लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, और क्या कहते हैं, बैटरी लगी हुई है, ये सारे क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इक्विपमेंट कहलाते हैं। और ये पर्पस क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट का? एज या विच अलाउज, क्या अलाउ करता है वो करंट को अलाउ करता है, विच अलाउ करंट थ्रू इट। ठीक है, और कब करंट पास होता है ये आप जानते हो? ऑन प्रोवाइडिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो करने के लिए, मतलब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज मूव कर रहे हैं, लेकिन चार्ज को थ्रू आउट मूव करने के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। और वो किसकी हेल्प से मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग वाया हेल्प ऑफ वायर्स। इस पूरी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। Yes. इसका मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आप कहें कि एक आदमी को गाजियाबाद से हरियाणा जाना है, तो गाजियाबाद से हरियाणा जाने के लिए पहली बात तो आदमी होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी को ट्रैवल करने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उस आदमी का हरियाणा जाने का कोई कारण होना चाहिए। तो कारण भी है, आदमी भी है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन अब भी क्या होना बहुत जरूरी है? सड़क होनी बहुत जरूरी है। अगर सड़क नहीं होगी तो वो चलेगा किस पे? क्या मेरी बात समझ आ रही है हाँ या ना? तो इसी तरीके से वो जो आदमी है वो इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक काम है। काम क्या है? उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। किसकी हेल्प से जाना है? उसे एक डिवाइस की हेल्प से जाना है। हमने यहाँ पे वो वायर ले लिए, उस वायर के थ्रू उसने मूव करना है। और वो वायर किस फॉर्म में होनी चाहिए? वो वायर एक क्लोज्ड लूप की फॉर्म में होनी चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ की फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन उसी में घूमता रहे। इलेक्ट्रॉन एक एंड से जाए और दूसरे एंड पर पहुंच पाए, कहीं बीच में सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes. ये बेसिक अगर क्लियर हो गया तो इसकी आगे की बात करते हैं। अब इसमें होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के सिंबल्स। जैसे पहला आ गया हमारा ये सिंबल, अभी इनके नाम भी बताऊंगा। दूसरा आ गया आपका इसी का कॉम्बिनेशन, जो कि ऐसा होता है। तीसरा हो गया आपका ये। चौथा हो गया आपका ये। पांचवा हो गया आपका ये। छठा हो गया आपका ये। ठीक है, सातवां हो गया आप लोगों का, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कई लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। ठीक, इससे नेक्स्ट जो है
वो ये है। इसके नेक्स्ट लगता सेम है मगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। इसके नेक्स्ट ए प्लस एंड माइनस, और इसके नेक्स्ट ये प्लस और माइनस। ठीक है, बैटरी में भी सेम कहानी करेंगे, सेल में भी ये कहानी करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये सिंबल जो है ना पहला ड्रॉ किया, इस पहले सिंबल को हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सेल, इलेक्ट्रिकल सेल है ये। ठीक है, और इसको ड्रॉ करते हुए आप हमेशा याद रखना कि जो बड़ा वाला लंबा वाला हैंड होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एंड को, और छोटा वाला एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एंड को। बड़ा वाला पॉजिटिव को, छोटा वाला नेगेटिव को। इसके बाद क्या किया हमने, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, बैटरी। इट मींस बैटरी, कोई आपसे पूछे व्हाट इज बैटरी, तो आप क्या बोलोगे, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हाँ या ना, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके बाद आता है आपका, इसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं इसको, की लगी होती है सर्किट में, सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ये जो की है ये बेसिकली आपकी ओपन की है। ओपन मतलब अभी की जो है सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, और जैसे ही आपने इस की को बंद किया, ये की लगा दी आपने, अब ये हो गई क्लोज्ड की। पहली कौन सी की थी, ओपन की, दूसरी कौन सी है, क्लोज्ड की। ठीक है, इसको आप लोग क्लोज की कह सकते हो, क्लोज प्लग कह सकते हो, क्लोज स्विच कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वायर जॉइंट। जब हम दो तारों को जोड़ते हैं ना आपस में, उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वायर जॉइंट। ठीक, अब अगर आपको एक के ऊपर से दूसरा पार करानी है, मतलब उसको निकालना है बिना कट लगाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। इसमें हमने कोई जॉइंट नहीं लगाया, विदाउट जॉइंट ये क्रॉसिंग हो रही है। ओके, इसके बाद तो आपको शायद आइडिया मिल ही गया होगा ये कौन था, ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। बल्ब को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद जो ये नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रही है बहुत सारे कर्व्स, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। क्या होती है बताऊंगा अभी। रेजिस्टेंस के बाद ये जो अगला आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लग गया, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल, मतलब इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इसका दूसरा नाम होता है रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। इससे नेक्स्ट आपका बनता है, इसको बोलते हैं एमीटर। ये अभी पढ़ाया था मैंने आपको, एमीटर जो करंट को नापने के लिए है। और नेक्स्ट जो है दैट इज योर वोल्टामीटर, जो किसको नापने के लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड, यस सर। रेज योर हैंड क्विकली, सभी लोग जिनको ये समझ आ गया। गुड, अब ये समझ आ गया तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सब में, मतलब ये हमारे पास ऑप्शंस है, वी कैन यूज एज मेनी एज कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी सर्किट में आप इनका इस्तेमाल करके सर्किट को बना सकते हो। सबसे पहले सर्किट को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहली जो चीज आपको समझनी है वो होता है कि एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। हालांकि सेमीकंडक्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन दो चीजें हम जानते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर वर्ड बोलते ही उसके साथ जुड़ा हुआ एक और वर्ड दिमाग में आता है। कंडक्टर वो होता है जो क्या करता है, कंडक्शन करता है। कंडक्शन मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ये अलाउ करता है अपने में से करंट को पास करने के लिए। करंट को पास करने के लिए जो अलाउ करे वो क्या है, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या है, जो करंट को अपने में से पास ना होने दे, जो करंट को पास होने से मना कर दे, वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर। और एक होता है जिसको मैं बता रहा था आपको, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे,
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये बिहेव करता है एज इंसुलेटर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये बिल्कुल भी करंट को पास करने नहीं देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये जो है स्टार्ट बिहेविंग लाइक कंडक्टर, उस केस में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यस सर। चलिए बताइए, Yes, sir. जो बच्चे, मान लो पढ़ाई जो है वो करंट का फ्लो है, ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ाई को रेडिली करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए, वो बच्चे क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। वेरी गुड। जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। बहुत बढ़िया। अगर वही बच्चे, ऐसे बच्चे भी हैं जो घर बैठे हैं लेकिन पढ़ाई की इच्छा नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन जैसे ही पापा या मम्मी ने हाथ में चप्पल उठा ली, अब वही बच्चे पढ़ने को तैयार हो गए। बताओ ये कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेमीकंडक्टर। यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे वो इंसुलेटर थे, मगर जैसे ही गर्मा गर्मी बढ़ी, हाई टेम्परेचर बढ़ा, अब वो क्या करना शुरू कर दिया? कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया उन्होंने? कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। माही क्लियर है Yes, बेटा? sir. रूपाक्षी, रुद्राक्ष, दिविज? यस सर। ओके गुड। यस सर। अब आगे समझिए। अब इसमें एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ना, जैसे रेजिस्टेंस होती है वैसे एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंडक्टेंस। नाम में जैसे लगते हैं लेकिन बिल्कुल उल्टे हैं। रेजिस्टेंस वर्ड जो आया है वो इंग्लिश वर्ड रेजिस्ट से आया है, और रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, है ना? तो जो प्रॉपर्टी या जो डिवाइस करंट के फ्लो को क्या ऑफर करे? हिंड्रेंस। व्हाट इज हिंड्रेंस? बाधा, है ना? हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल ऑफर करे। किसको ऑफर कर रहा है ये हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल? करंट के फ्लो को ये हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है। ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टर। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा, ठीक, पढ़ाई नहीं करना चाहता, पढ़ाई की इच्छा नहीं है उसकी, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा, तो हमने कहा ये बच्चा नालायक है। हमने बोला ये बच्चा नालायक है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, मैंने पूछा भाई तुम पढ़ाई खुद भी नहीं कर रहे, किसी को करने भी नहीं दे रहे हो? उसने कहा मेरा मन, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा और ना मैं खुद पढ़ूंगा। खुद नहीं पढ़ूंगा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मन अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो रजिस्टर है, और उसका मन जो पढ़ाई को उसके जीवन में प्रवेश होने से रोक रहा है, यानी मन वो ऑब्स्टेकल है, मन वो हिंड्रेंस है जो पढ़ाई नाम की प्रक्रिया को, पढ़ाई नाम की प्रोसेस को उसके जीवन में घटित होने से रोक रही है। तो हम कह देंगे कि मन क्या काम कर रहा है? मन सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उसकी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जैसे आप सभी बच्चे पढ़ने में तो सारे ही अच्छे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं और 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता। तो हम पढ़ तो सकते हैं, 100 नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन क्या नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे? बिस्तर। और बिस्तर छोड़ने के लिए कौन हमें कह रहा है? हमारा मन कह रहा है। तो अगर आपने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली तो बच्चों आप बिस्तर छोड़ देंगे, किताबों को हाथ में ले लेंगे और फिर आपकी कंडक्टिविटी 100 है, जो कोई रोक नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। आपकी क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक टॉपर होते हैं और एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। दोनों को अगर हम देखें बाई एलिमेंटल फॉर्म या हम देखें तो फिजिकल अपीयरेंस, दोनों की सेम ही लगती है। दोनों ही इंसान है। ऐसा तो नहीं है जो अच्छा पढ़ता है उस सर पे सींग होते हैं, जो इंटेलिजेंट है उसकी पूंछ तो नहीं है बेटा,
नहीं, पूंछ भी नहीं है, सर पे सींग भी नहीं है, यानी सब कुछ जो आपके पास है वो उनके पास भी है। तो ऐसा क्या है उनके पास जो आपके पास नहीं, जो जिससे वो टॉपर बन गए, और ऐसा क्या है मतलब जो आपको टॉपर बनने से रोक रहा है। तो बात समझना ध्यान से, हर एक सब्सटेंस के पास दो चीजें होती है, एक होती है रेजिस्टेंस और एक होती है कंडक्टेंस। अगर मैं एक अच्छा कंडक्टर हूं, मैं क्या हूं, एक अच्छा कंडक्टर, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और कौन सी प्रॉपर्टी मिनिमम होगी। अगर मैं एक अच्छा कंडक्टर हूं, अच्छा कंडक्टर, बताइए मेरी क्या ज्यादा और क्या कम होगी। सर रेजिस्टेंस कम होगी, बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारी, हाँ या ना। और मेरी Yes. रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस बहुत मिनिमम होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और इसका उल्टा कर दूं, कंडक्टेंस कर दूं मिनिमम, कंडक्टेंस क्या कर दी मैंने, मिनिमम कर दी, और रेजिस्टेंस मैंने क्या कर दी, बिल्कुल मैक्सिमम कर दी। तो उस केस में क्या होगा, मैं क्या बन जाऊंगा, Resistor. मैं बन जाऊंगा इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, क्यों, मेरे अंदर रेजिस्टेंस कैसी है, मैक्सिमम। जैसे प्लास्टिक की तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है प्लास्टिक की, तो आप मुझे बताओ क्या प्लास्टिक कभी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, नॉर्मल प्लास्टिक, जल्दी बोलो। नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कंडक्टेंस नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, रेजिस्टेंस मौजूद है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस यस। सर। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया आप लोगों को। रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट के फ्लो को वो डिवाइस क्या करती है, अपोज करती है। और रेजिस्टेंस की ना एक यूनिट होती है, यूनिट, इसकी यूनिट होती है ओम, OHM। इसको हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है, याद रहेगा। और रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस तो रोक रही है, कंडक्टेंस क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। इसका मतलब मैं ये लिख दूं, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ या ना? यस सर। तो इसकी यूनिट भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये 1/ओम होती है इसकी यूनिट, तो इसको मैं लिख दूं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स किसकी यूनिट, कंडक्टेंस की, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। ओम इनवर्स किसकी यूनिट है हमारी, कंडक्टेंस की। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो महो, MHO। ओम का उल्टा कर दिया इन्होंने, महो, ये भी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? हाँ सर। Yes. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओम्स लॉ। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी इज ओम्स लॉ। याद कर लेते हैं पहले, इसके लिए कीवर्ड्स दिखाता हूं आपको मैं। पहले आपने क्या करना है, पहले कांस्टेंट करना है। किसे कांस्टेंट करना है, टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर देना। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या किया आपने, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, जैसे ही आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, जो इसमें इस कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, इसका आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, तो उसने कहा जो भी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट मतलब आई, जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर। यानी कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल A था, इसका पोटेंशियल B था, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। कितने लोग को ये मेरी बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है उस कंडक्टर पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर, हाँ या ना?
जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब नोटिस करो अगर ये बात क्लियर है तो। यहां मैं VA माइनस VB को रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल V से। ये जो V है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दिस V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख दूं इसको I इज प्रोपोर्शनल टू V, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I, कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, आप ये जानते हो कि जब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहां पर भी आपने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया। ये क्या बना फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू IR। क्या बना फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू IR। नाउ व्हाट इज V? V इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज I? I इज योर करंट। व्हाट इज R? R Constant. इज योर रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. V Yes. क्या है? जल्दी बोलो, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल Potential डिफरेंस। I क्या है आपका? करंट। और करंट। R क्या है आपकी? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्लियर हो गया सभी को? इसको डिफाइन करना मैं करता हूं, आप लिख लो, चाहो तो लिख लो, मैं बोलता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जल्दी लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant temperature, at constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, is directly proportional to potential difference applied across its ends, applied across its ends। समझ आ गई बात? क्लियर है ये सभी को? Yes. ठीक है, अब यहां पे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? यहां से निकालो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? 1 वोल्ट होती है, वोल्ट होती है ना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 ओम को डिफाइन करना है, कर पाओगे या नहीं? जल्दी बोलो। अरे 1 ओम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R निकालना है तो R कैसे निकालोगे? V अपॉन I करके निकालोगे ना। तो बताओ 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी? जब कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस आपका? 1 वोल्ट। और कितना होगा करंट आपका? 1 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. Am I clear to all? ठीक है बच्चों, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. यस ठीक है, अब ऐसा है जितना